बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल था, घना, समृद्ध और आत्मनिर्भर। इस जंगल में कई ताकतवर शेरों राज्य का राज था। वे आपस में कभी लड़ते, कभी दोस्ती करते, लेकिन सबका अपना क्षेत्र और रुतबा था। शेर बहादुर थे, पर एक समस्या थी। वे अपनी आपसी लड़ाइयों में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। एक दिन उस जंगल में एक चालाक लोमड़ी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आई। उसने देखा कि शेर तो ताकतवर हैं, पर आपस में बंटे हुए हैं। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं सीधे लड़ूं तो मारी जाऊंगी, लेकिन अगर मैं इन शेरों को एक दूसरे के खिलाफ कर दूं तो इन्हें मात दे सकती हूं। लोमड़ी ने एक शेर से दोस्ती की और कहा, तुम्हारा पड़ोसी शेर तो तुम्हारा दुश्मन है, आओ मैं तुम्हारी मदद करती हूं। और वह उस शेर के दुश्मन को हराने में उसकी मदद करने लगी। इस तरह वह एक एक कर शेरों को कमजोर करने लगी। धीरे धीरे शेरों ने अपनी असली ताकत, अपनी संघबद्धता और स्वतंत्रता खो दी। जंगल अब लोमड़ी के हाथों में था, लेकिन यह लोमड़ी अब अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक पूरी लोमड़ी सेना, ब्रिटिश साम्राज्य आ चुकी थी। और अब शेर सिर्फ दरबारी जानवर बन चुके थे, ताज पहने हुए, पर असली शक्ति खो चुके। भारत एक समृद्ध और शक्तिशाली देश था, पर राज्यों में बंटा हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले व्यापार करने आई, फिर धीरे धीरे चालाकी से हस्तक्षेप करती गई। प्लासी 1757 और बक्सर 1764 की लड़ाइयों के बाद उन्होंने बंगाल जैसे समृद्ध क्षेत्रों को जीत लिया। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और धीरे धीरे पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। भारत को जम्बूद्वीप के भरतखंड के रूप में जाना गया है। यह भूमि ऋषियों की तपोभूमि रही, जहां वेदों की ध्वनि गूंजती थी। यहां राजा ययाति, भरत, राम, कृष्ण, अशोक, हर्षवर्धन जैसे राजाओं ने धर्म और नीति के अनुसार शासन किया। किंतु कलियुग का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ा, धर्म से विचलन भी शुरू हुआ। महाभारत में जब कौरव और पांडव आपस में उलझ रहे, तो भीष्म ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत में भी 18वीं सदी तक ऐसा ही हुआ। मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। मराठा, राजपूत, बंगाल, मैसूर, सिख आदि शक्तियां आपस में शक्ति संघर्ष में लगी थीं। केंद्रीय सत्ता का अभाव था और राज्य स्वार्थ व प्रतिद्वंद्विता में उलझे थे। यह वैसा ही था जैसे कौरव पांडव युद्ध के समय यवन सीमाओं पर घात लगा रहे थे। चाणक्य नीति कहती है, शत्रुः शत्रु बंधुत्वेन सेवेत। शत्रु के शत्रु को मित्र बनाकर कार्य सिद्ध करो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ठीक यही किया। काल में मीर जाफर को नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ खड़ा किया। प्लासी युद्ध 1757। बंगाल पर कब्जा कर लिया और धन लूटना शुरू किया, जिसे द्रविड़ लूट कहा जाए, वैसा। फिर उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। यह ठीक वैसे था जैसे माया रूपी शक्ति देवताओं को असुरों के खिलाफ लड़ाकर अपनी सत्ता स्थापित कर दे। यहां ब्रिटिश एक मायावी राक्षस की तरह थे। ना वे परंपरागत योद्धा थे, ना धर्म का पालन करते थे, लेकिन राजनीति और धन की माया से सबको वश में करते गए। रामायण में रावण का राज्य अत्यंत समृद्ध था, परंतु अधर्म पर आधारित था। ठीक वैसे ही भारत के कई राज्यों में बाहरी दिखावे की समृद्धि थी, परंतु समाज में जातिगत विभाजन, रूढ़ियां और कर्मकांडों ने विवेक को ढक दिया। धर्म के नाम पर आडंबर बढ़ा, जबकि असली स्वधर्म खोने लगा। वसुंधरा, धरती माता दुखी होने लगीं, जैसे कलयुग के राजा जब अधर्मी हो जाते हैं। ब्रिटिशों ने इस अधर्म और अव्यवस्था का लाभ उठाया, जैसे काली शक्तियां उजाले में प्रवेश कर जाती हैं जब दीपक बुझने को होता है। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। जब भारत अपने स्वधर्म, स्वशक्ति, स्वराज, स्वसंस्कृति को भूल गया, तब परधर्म, विदेशी विचार, सत्ता भयावह सिद्ध हुआ। किंतु जैसे हर युग में पुनर्जन्म होता है, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, तिलक, गांधी, नेताजी आदि पुनर्जागरण के प्रतीक बने। भारत की आत्मा फिर जागने लगी। अग्नि से तपकर सोना शुद्ध होता है। ब्रिटिशों की विजय केवल तलवार से नहीं हुई, वह भारत की धर्मच्युत स्थिति, आपसी कलह और मानसिक गुलामी के कारण हुई। यदि हम शास्त्रों के अनुसार सोचें तो यह एक चक्र है। अधर्म बढ़ता है, माया हावी होती है, धर्म नष्ट होता है, पुनः धर्म का उत्थान होता है।
भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान और चैतन्य का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे योगी की आत्मा स्थिर होती है, लेकिन जब वह इंद्रियों के वशीभूत हो जाए तो भ्रमित हो जाती है, ठीक वैसे ही भारत भी जब अपनी आत्मा, धर्म और विवेक से भटक गया तो बाहर से अधर्म की शक्तियां प्रवेश कर सकीं। जब कोई राष्ट्र बाह्य शक्ति से नहीं, आंतरिक पतन से हारता है तो वह असली पराजय होती है। ब्रिटिश साम्राज्य यहां माया का प्रतीक है, जो न तो सीधी लड़ाई लड़ती है, न नैतिकता की बात करती है, बल्कि चतुर चालों, भ्रम, लालच और विभाजन से जीत हासिल करती है। यह रावण की मायावी सेना, शकुनी की चालों और कालिय नाग के जहर जैसा है। माया हमेशा उस मन में प्रवेश करती है जो स्वयं भ्रमित हो। राष्ट्रों को केवल बाहरी सुरक्षा नहीं, भीतरी चेतना की जरूरत होती है। ये सभी छोटे छोटे राजा, जो शक्ति में तो महान थे पर एक दूसरे से लड़ते रहे, इनका प्रतीक वृथा अहंकार, रजोगुण और अविवेक है। यह वैसा ही है जैसे कौरवों का दरबार, जहां द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी और महात्मा विदुर को कोई सुन नहीं रहा था। जब नेतृत्व में विवेक, समर्पण और ध्येय नहीं होता तो शक्ति होते हुए भी वह पराजित होता है। लक्ष्मी, धन, संसाधन, समृद्धि भारत की कोख से निकली थी, बंगाल, मैसूर, दक्षिण भारत से। लेकिन जब वह धर्म से विमुख होकर केवल लोभ, विलास और कुकर्म में लग गई, तब लक्ष्मी भी साथ छोड़ गई। ब्रिटिश वही लक्ष्मी अपने साथ ले गए। लक्ष्मी केवल वहां रहती है जहां विष्णु तत्व अर्थात नीति, संतुलन और धर्म हो। जब भारत अर्जुन, मोह, भ्रम और पराजय में बैठा हुआ था, तब कुछ कृष्ण तुल्य महापुरुष आए, जैसे विवेकानंद, गांधी, तिलक, नेताजी, जिन्होंने उसे याद दिलाया, उत्तिष्ठ भारत, आत्मबल को पहचानो, अपनी संस्कृति को पुनः जियो। जब तक आत्मज्ञान न हो तब तक कोई भी आजादी स्थायी नहीं होती। राम ने रावण को शक्ति से नहीं, धर्म और तप से हराया। गांधी ने ब्रिटिश को तलवार से नहीं, आत्मबल और सत्याग्रह से पराजित किया। यह गीता के कर्मयोग, उपनिषदों के अविद्या से विद्या की ओर और रामायण के धर्म विजय की पुनरावृत्ति थी। विजय स्थायी तभी होती है जब वह बाह्य युद्ध के साथ साथ आंतरिक जागरण से हो। 18वीं सदी में भारत एक राष्ट्र नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटे बड़े राज्यों का समूह था। मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था। मराठा, सिख, राजपूत, बंगाल, मैसूर सभी अपने अपने क्षेत्रीय वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। राष्ट्रीय एकता या साझा राजनीतिक उद्देश्य का अभाव था। ब्रिटिश कंपनी ने इसी विखंडन का लाभ उठाया। इसे राजनीतिक विज्ञान में डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति कहा जाता है, जो आज भी किसी भी समाज को कमजोर करने की कुशल रणनीति मानी जाती है। ब्रिटिशों ने भारत को केवल सैन्य बल से नहीं, बल्कि कूटनीति, आर्थिक नियंत्रण, द्वैध शासन, जमींदारी, व्यापार नियंत्रण, सांस्कृतिक व मानसिक गुलामी के माध्यम से जीता। यह हाइब्रिड युद्ध का प्रारंभिक रूप था, जहां हथियारों से कम और मनोवैज्ञानिक व सामाजिक हथकंडों से अधिक विजय प्राप्त की जाती है। यह आज की सॉफ्ट पावर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और इकोनॉमिक सब्जुगेशन जैसी नीतियों से मेल खाता है। जब कोई समाज रूढ़ियों में जकड़ा हो, आत्ममूल्यांकन खो दे, आडंबर और जातिगत भेद में उलझ जाए, तो वह भीतर से कमजोर हो जाता है। ब्रिटिशों के आने तक भारत में शिक्षा, विज्ञान और सामाजिक सुधार ठहर चुके थे। महिलाएं, शूद्र और अन्य जातियां शिक्षा से वंचित थीं। समाज कर्मकांड और बाहरी दिखावे में फंसा था। ब्रिटिशों ने इस सामाजिक स्टैग्नेशन का लाभ उठाया। आधुनिक समाज में यह स्ट्रक्चरल डीके या इंस्टीट्यूशनल रिजिडिटी के रूप में जाना जाता है। मनुष्यता के विकास में पुनर्जागरण का चक्र होता है। जब पतन चरम पर होता है, तब चेतना पुनः जागती है। 19वीं सदी का भारत पुनर्जागरण काल था। राजा राममोहन राय ने शिक्षा और सती प्रथा पर प्रहार किया। स्वामी विवेकानंद ने आत्मबल, वेदांत और राष्ट्रधर्म की बात की। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाया। नेताजी ने आत्मसम्मान और बलिदान का आह्वान किया। यह आधुनिक राष्ट्रवाद की नींव थी, जहां लोग धर्म, भाषा, जाति से ऊपर उठकर भारतीयता को पहचानने लगे। जब अर्थ, वेल्थ का उपयोग धर्म, सत्य, नीति के विपरीत होता है, तो वह विनाश का कारण बनता है। भारत की आर्थिक लूट केवल व्यापारिक नहीं थी, वह एक एक्सट्रैक्शन इकोनॉमी बन गई थी,
जिसमें भारत से धन निकाला गया और निवेश नहीं किया गया। आज के संदर्भ में यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नियोकोलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से मेल खाता है, जहां संसाधन लिए जाते हैं परंतु समाज को दीर्घकालीन लाभ नहीं मिलता। गांधी, विवेकानंद, तिलक जैसे नेता ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स थे, जो समाज को केवल नेतृत्व नहीं देते बल्कि कितना परिवर्तन करते हैं। वे लोगों को आत्ममूल्य और उद्देश्य की याद दिलाते हैं। आज यह कॉरपोरेट, सामाजिक और राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए आदर्श मॉडल माना जाता है। भारत या कोई भी राष्ट्र तभी सुरक्षित रहता है जब उसकी आंतरिक चेतना जागृत, नीति सशक्त और एकता अडिग हो। बाह्य शत्रु से बड़ी चुनौती होती है भीतरी अविवेक। किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल सैन्य से नहीं, 7 अंगों पर निर्भर करती है। स्वामी, नेता, अमात्य, मंत्री, जनपद, जनता, दुर्ग, सुरक्षा, कोष, धन, दंड, सेना, मित्र, सहयोगी राज्य। उपयोग। राष्ट्र की रक्षा केवल बाह्य सेना से नहीं, बल्कि सशक्त शासन, जन समर्थन और आर्थिक आत्मनिर्भरता से होती है। रणनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शत्रु के शत्रु को मित्र बनाओ नीति आज भी बहुत प्रभावी है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्वाड सहयोग आदि इसका उदाहरण है। व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए सबसे बड़ा अस्त्र है अपने धर्म, कर्तव्य, आत्मशक्ति, पहचान को पहचानना और उस पर अडिग रहना। रणनीति। राष्ट्र को अपने सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक संतुलन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में संतुलन बनाए रखना होगा, नकल नहीं, नवाचार करना होगा। स्वधर्मे निधन श्रेय, परधर्मो भयावह। यह आज के नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और युवा नेतृत्व के लिए मार्गदर्शन है। अपनी मौलिकता को खोकर दूसरों का अनुकरण विनाशकारी हो सकता है। युधिष्ठिर का अंधा धर्म पालन और अर्जुन का मोह दोनों के कारण संकट आया। कृष्ण ने दिखाया कि धर्म वही है जो समय के अनुसार न्याय और संतुलन बनाए। रणनीति। आज के नेता और नीति निर्माता यदि केवल कानून या परंपरा पर अंधा भरोसा करें तो असंतुलन होगा। प्रभावी नेतृत्व के लिए नैतिकता और व्यावहारिक बुद्धि दोनों जरूरी हैं। राम ने रावण पर विजय शक्ति से नहीं, मर्यादा और नीति से प्राप्त की। बाली, शूर्पणखा, विभीषण, हनुमान, हर पात्र किसी रणनीतिक स्थिति का प्रतीक है। रणनीति। युद्ध जीतने के लिए केवल बल नहीं, नैतिक श्रेष्ठता, सही सहयोगी चुनना और दृढ़ संकल्प जरूरी है। विभीषण नीति आज की डिप्लोमेसी में काम आती है। शत्रु के भीतर से सहयोगी बनाओ। असली शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। एक राष्ट्र या समाज तभी टिकाऊ होता है जब वह भीतरी शुचिता और संतुलन बनाए रखता है। रणनीति। नेतृत्व, शिक्षा प्रणाली और संस्थाओं को आत्मचिंतन, विनम्रता और सेवा भावना से भरना होगा। जैसे असुर माया से लड़ते हैं पर अंत में हनुमान, नारायण या दुर्गा ज्ञान और शक्ति के प्रतीक उन्हें पराजित करते हैं। रणनीति। आज की मीडिया माया, डिजिटल भ्रम, प्रोपेगेंडा से निपटने के लिए सजग नागरिक, तथ्य आधारित शिक्षा और चेतन नेतृत्व जरूरी है। युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा, राजा वही होता है जो न्याय करे पर स्वयं लोभ से मुक्त रहे। रणनीति। आज के लोकतंत्र में जनहितकारी, पारदर्शी और उत्तरदायी नेतृत्व को बढ़ावा देना होगा, न कि केवल वोट प्रेमी राजनीति को।